आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक लेक्चर किया था दोस्तों क्राइम अफेयर्स पे कि किस तरीके से एक 13 साल के बच्चे ने अपनी बहन का रेप किया और उसकी माँ देख रही है ये सब, और उसके बाद अपनी बहन को मार दिया और उसके बाद पूरा परिवार उस बच्चे को बचाने में लग गया। तो बहुत ही एक दिल दहला देने वाली कहानी है मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट। क्राइम अफेयर्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए आप बस गिनिए, ठीक है, कि कब हमला होने वाला है। मेरे ख्याल में आज शाम या कल सुबह तक हमला होगा 110%, जितना मेरा आकलन है। अब देखते हैं, बाकी तो सब डिपेंड करता है, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है और आप ये मान के चलिए कि इसमें हर कोई इम्पैक्ट होने वाला है। इजराइल एकदम कहता है कि बेटा मारेंगे तुमको, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे और तुम्हारे घर में घुस के सबको मारेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कितनी भी सुरक्षा लगा लो तुम हमसे बच नहीं सकते। इजराइल ने सीधा ये साफ कर दिया भाई कि मतलब कमाल, मैं समझ के बाहर है भाई, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट को भी मार दिया, बोल रहे हैं कि वो हमास के लिए काम करता था, अल जजीरा जो कि कतर से ऑपरेट करता, कहता ऐसा कुछ नहीं है। तो हालात इस समय बहुत ख़राब है, लेकिन जो बाइडन ने साफ बोल दिया है, अमेरिका ने सब अपनी फ्लाइट साइट सब कैंसिल कर दी हैं, भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है, सब कुछ। और जो बाइडन ने बोल दिया है कि इस बार हमला होगा, बहुत तगड़ा हमला होगा, ये वीकेंड पे ही होगा, आज या कल में ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार सऊदी अरब, जॉर्डन ने हमको सपोर्ट किया था, इस बार सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्माइल हनैया की जो मौत है पूरे वेस्ट एशिया ने इसको कंडेम किया है। तो इस बार हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। 13 अप्रैल को आपको याद होगा कि जब ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, एक्चुअली 2 अप्रैल को सीरिया में जो ईरान का काउंसलेट था वो उड़ा दिया था इजराइल ने। उसके फलस्वरूप रिटेलिएशन में ईरान ने हमला किया। फिर 1 महीने बाद 20 मई को इब्राहिम रईसी का चॉपर क्रैश हो गया, उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है, इजराइल इन्वॉल्व था नहीं था। और अब इस्माइल हनैया, इससे पहले फौज शकार को मार दिया। तो अब आप ये इट्स इजराइल वर्सेस होल, इट्स इजराइल वर्सेस एवरीवन, ये हो गया यहाँ पे। हालांकि डेफिनेटली सपोर्ट है, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम 8 पॉइंट्स में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये हो कैसे गया। मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन है, इस्माइल हनैया को मारा कैसे, ड्रोन ने नहीं मारा है। चलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारा शानदार 10,000 MCQ का कोर्स, अभी बहुत सारी वांट्स आ रही हैं, रेलवे की वांट्स एसएससी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 10,000 ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड को आप जैसे ही यूज़ करेंगे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। अब ये देखिए, हमने 500 स्टूडेंट्स के लिए निकाला था, लेकिन एक जल्दी खत्म होते जा रहा है, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए अब ये कूपन कोड रह गया है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत फायदा होगा और सबसे बड़ी बात आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, तो आप ये पूरा एक टाइमलाइन है। 27 जुलाई को क्या हुआ पहले आप देख लीजिए। मजदाल अल शाम, ये क्या है, गोलन हाइट्स। मैं एक एक चीज इस लेक्चर में सब क्लियर कर दूंगा, इसके बाद खाली युद्ध की बात होगी। यहां जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स जो कि इस समय किसके पास है, इजराइल के पास है, सीरिया की टेरिटरी है। सीरिया कुछ नहीं बोल रहा, चुप है। तो गोलन हाइट्स पे कब्जा किसका, इजराइल का है। वहां पे एक रॉकेट आया, 12 बच्चे मर गए। इजराइल ने बोला हिजबुल्लाह ने किया है, हिजबुल्लाह ने कही इजराइल ने किया है ताकि हम पे हमला कर सके, जिसने भी किया हो। लेकिन फलस्वरूप 28 जुलाई को इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि हिजबुल्लाह की ऐसी की तैसी कर देंगे, और 29 जुलाई को पीएम नेतन्याहू बोलते हैं बेटा तुमको भगा भगा के मारेंगे। और 30 जुलाई को इजराइल ने ऐसी की तैसी कर दी, लेबनान की कैपिटल बेरूत में बॉम्ब गिरा दिया, सिविलियन इलाका था, फौज शकार जो कि टॉप कमांडर था वो मारा गया इसमें। ठीक है, 31 जुलाई को, अभी रुकिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है, इस्माइल हनैया मार दिया गया। कहां पे, ईरान के तेहरान में। अब देखिए, पहले इसको समझिए कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। हुआ ऐसे कि यहां पे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसको निशात बोला जाता है, ये कुद्स फोर्स या ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कंट्रोल में है। ईरान की सबसे खुफिया जगह है ये। अब बड़ी बात यह है कि यहां पे कोई मिसाइल नहीं आई, कोई ड्रोन नहीं आया, ये साफ हो गया है। तो फिर कैसे मारे इस्माइल हनैया को। इस्माइल हनैया कतर में बहुत टाइम से हैं। कतर में वो 2006 में प्रधानमंत्री चुने गए थे फिलिस्तीन के, लेकिन उसके बाद हमास के लीडर थे। 2017 में उनको हटा दिया गया और उनको पॉलिटिकल विंग का लीडर बना दिया गया। तो अभी मिलिट्री लीडर अलग है, पॉलिटिकल लीडर अलग है।
अब क्या हुआ कि कतर से सब जो सीज फायर जितनी भी डील्स हो रही थी वो इस्माइल हनीया देख रहे थे। अब हुआ क्या कि ये कतर में थे, कतर में इनको इम्यूनिटी है और कतर बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए भी है, वहाँ पे नहीं मार सकते थे। ईरान से वैसे ही रिश्ते खराब हैं, ये ईरान गए। अब इनके कमरे में हमेशा जब भी बहुत खुफिया मीटिंग होती है यही इसी कंपाउंड में होती है, यहाँ पे इनका एक कमरा है, उस कमरे में ठहरते थे। अब बताया ही जा रहा है कि कमरे में बॉम्ब रख दिया गया था जो कि रिमोट से कंट्रोल होता था। कैसे रख सकते हैं आप मुझे बताइए, ये कोई तरीका है यहाँ रखने का? पूरा ईरान के कंट्रोल में एरिया है, ईरान की सबसे खुफिया जगह है, कैसे कोई मोसाद का एजेंट आके यहाँ पे बॉम्ब रख सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट ऐसा हुआ, सेरेमनी थी, ओथ सेरेमनी थी, रात के 2 बजे यहाँ पे सोने गए ये, मतलब वैसे तो शाम रात को चले गए थे, 2 बजे भयानक धमाका हुआ, धमाका देखा तो इनके पूरे कमरे की दीवार उड़ गई, ये भी उड़ गए। एकदम आयतुल्लाह खोमेनी को जगाया गया कि भैया हादसा हो गया, चलिए कुछ करिए। अगले दिन फिर 1 अगस्त को आयतुल्लाह खोमेनी बोलते कि हम तो हमला करेंगे। अब उधर हिजबुल्लाह ने भी ये बोल दिया है, इधर ईरान और ऊपर से हुतीस। तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब के सब एवरीवन इज अगेंस्ट। पिछली बार सऊदी और जॉर्डन वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार मुश्किल होगा और यही जो बाइडेन ने बोला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमरे में बॉम्ब रखा कैसे गया? अब पता है अभी नहीं रखा गया, बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले ही यहाँ पे बॉम्ब रख दिया गया था। 8 महीने पहले कैसे रखा गया? भाई देखो, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, हो सकता है कि शायद मोसाद के एजेंट्स ईरान के लिए काम करते हो, रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए काम करते हो, या पैसे देके कुछ ना कुछ खरीद लिया, घर का भेदी लंका डाय, कोई ना कोई यहाँ पे है जो इजराइल के लिए काम कर रहा है, ये चीज़ है। और रिमोट ऐसा बोला जा रहा है कि सैटेलाइट से ये ऑपरेट किया गया, रिमोट को सैटेलाइट से ऑपरेट किया गया, ये भी बोला जा रहा है। तो इस तरीके से मारा गया है यहाँ पे इस्माइल हनीया को, कतर में इनको बरी किया गया। और वही है, ये पूरा का पूरा एक इतिहास है ये, ठीक है, इनका। और 2024 में आप ये समझिए कि यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बनाए गए, बट 2024 31 जुलाई को इनकी हत्या कर दी गई। और अब जो हमारे नितिन गडकरी हैं, ईरान से भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो जो अभी ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं पाशकियान, उनके शपथ ग्रहण समारोह में सबके सब गए थे। नितिन गडकरी भी गए थे, एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, नितिन गडकरी गए थे, समझ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस्माइल हनीया के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया था नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, और समझिए कि इन सबके बीच में पूरा वेस्ट एशिया यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इस्माइल हनीया यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इन सबके बीच में इतनी खतरनाक खबर आती है कि हम क्या बताएं। समझ लीजिए कि ये गए, इस्माइल हनीया गए। अब हम 8 पॉइंट्स में जानते हैं कि आखिरकार क्या असर पड़ेगा। अभी तक हमने देख लिया कि कैसे मारा गया, क्या पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा जो असैसिनेशन हुआ है। तो सबसे पहली फर्स्ट पॉइंट देखिए, 7 अक्टूबर के बाद इस समय हमास को सबसे बड़ा ब्लो है। अभी तक आपको पता है कि 39,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हर कोई चाह रहा है कि अब ये वॉर रुक जाए, लेकिन ये वॉर रुकने का नाम नहीं लेगी जब तक इस बार इजराइल के पास, बेंजामिन नेतन्याहू के पास तगड़ा मौका है, पूरा का पूरा ये गाजा को खत्म करेंगे और हो सकता है फिर वेस्ट बैंक की तरफ आप ये समझ के चलिए कि इस बार पूरा इजराइल ये कब्जिया लेंगे, ऐसा यही लग रहा है। और अभी भी होस्टेजेस को छोड़ा नहीं गया है। तो सबसे पहली बात, इजराइल लगातार स्ट्राइक्स कर रही है जिसमें बहुत लोग मारे जा चुके हैं, 40,000 के करीब लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ये पहली बार है कि हमास को डायरेक्ट मारा है। यहां पे हमास के चीफ को ही मार दिया, एक लीडर को मारने का मतलब आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ये। दूसरा तो एक प्रोवोकेशन है, हमास कह रहे थे कि हमास तो भाई प्रोवोकेशन तो ही है। इस्माइल हनीया जो है उनके पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड हैं, अब पब्लिक फेस है ये हमास के। जितनी भी बातें होती थी, चाहे कोई भी डील हो या कुछ भी, स्पोक्स पर्सन एक तरीके से थे, ये मेन लीडर थे ना, तो ये सब यही बताते थे। जो याह्या सिनवार है ये मिलिट्री लीडर है हमास के, पॉलिटिकल लीडर ये थे। अब हमास ने बोला कि भाई बहुत गलत हुआ, इस तरीके से मारा है, धोखेबाज इजराइल ने ऐसे मारा है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और बोला कि देखिए अब ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। देखिए एस्केलेशन, वही मैं बता रहा हूँ ना कि हमास कुछ भी बोले, एस्केलेशन है नहीं है, एस्केलेशन तो है। हमास अब एड़ी चोटी एक कर देगा इजराइल के लिए, कहेगा कि जो भाई ऑल आउट वॉर है, ठीक है ना। और इजराइल बोलेगा आ जाओ मैदान में, हम तो वैसे ही मरने के लिए बैठे हुए हैं, मारने के लिए बैठे हुए हैं, औकात है तो मार के दिखा दो। तीसरा जो एसोसिनेशन है वो एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए है क्योंकि ये ईरान में हुआ। देखिए कतर में नहीं मार सकता था इजराइल,
ईरान से वैसे ही रिश्ते बहुत खराब हैं, बोला कि तेहरान में ही मारो, तेहरान में ही मारो। तो एक तरीके से इसमें सीधा सीधा जो इस समय वेस्ट एशिया का सबसे ताकतवर देश ईरान, जिसने बहुत सारे प्रॉक्सीज खड़े हुए हैं, उसने उसका ग्रेव एक्सेलेशन है, क्योंकि ईरान की धरती पे मारा गया है। अब ईरान ना चाहते हुए भी उसको अटैक करना पड़ेगा, वरना बड़ी बेइज्जती, भारी गजब बेइज्जती है, वही हो जाएगा, ये चीज है। अब वही है कि कतर में इनको मार नहीं सकते थे, लेकिन ईरान की जमीन पे मारा तो फिर हमला तो करना ही है। चौथा, अब देखिए सीधा सीधा एक बात है, बदला, ठीक है, छलनी कर दे सीना मेरा। ये जो नए राष्ट्रपति आए हैं ना, इब्राहिम रईसी के बाद, ये मॉडरेट हैं, इनको मॉडरेट लीडर के रूप में देखा जा रहा था। और ऐसा था कि अभी आपको पता है कि ईरान में बहुत मतलब सैंक्शंस लगे हुए हैं, न्यूक्लियर डील फेल हो गई उनकी, सैंक्शंस लगे हुए हैं। ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो नए लीडर हैं, ये शायद इजराइल से बात करें, शायद पीस डील जो है हमास और इजराइल के बीच में करवाएं, साथ ही साथ ये वेस्ट से भी बात करेंगे, अमेरिका से भी बात करेंगे, और अमेरिका में भी इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब हो गया है हमला, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और कुछ फोर्स इनको बोलेंगी कि भैया हमला करो, तो सबसे ज्यादा प्रेशर में ये रहेंगे, आप समझ रहे हो। और ईरान को तो हमला करना ही है, आप कुछ भी नहीं कह सकते, और ये ऑलरेडी आयतुल्लाह खोमेनी ने बोल दिया है। उसके बाद नेतन्याहू के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे, नेतन्याहू को हटाने की मांग की जा रही थी, कह रहे कि कब तक युद्ध करोगे मेरे भाई। नेतन्याहू के ऊपर यह बोला जा रहा था कि भाई ऐसा है कि तुम जो है कुछ नहीं कर सकते, तुम बस लोगों को मार रहे हो बेसिर पैर के, बस तुमको हमला करना है। इसराइल के अंदर कह रहे थे कि ये हटे, इनको हटाने की कोशिश जारी थी। ये बोल रहे थे कि ये सीज फायर करना ही नहीं चाहते, ये खाली वॉर को एक्सटेंड करना चाहते ताकि अपनी कुर्सी बचा सके। लेकिन अब सब शांत हो गया है, क्योंकि इन्होंने मेन लीडर को ही मार दिया है, तो इसराइल खुश। और साथ ही साथ अभी तक कोई भी होस्टेज डील हमास से नहीं हुई है। अमेरिका, इजिप्ट, कतर सब चाह रहे हैं होस्टेज डील, लेकिन नहीं हुआ। तो एक तरीके से जो भी एफर्ट्स हैं, अब होस्टेज डील गई तेल लेने, सब बैक बर्नर पे, कोई भी पीस नहीं होने वाला। अब होगा सिर्फ युद्ध, अब होगी सिर्फ लड़ाई। तो एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को और टाइम मिल गया है। बेंजामिन नेतन्याहू आप समझ लीजिए, वो सुसाइड मिशन पे कि मैं तो मरूंगा ही बेटा, सबको ले डूबूंगा ये हिसाब किताब है। छठा, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, कमला हैरिस जो है वो नॉमिनी हो गई हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट देखने लायक होगी। कमला हैरिस के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। कमला हैरिस ने ये बोला है कि भैया देखो, हम अगर चुन के आए, डेमोक्रेट्स लिबरल हैं आपको पता ही है, और हम अगर चुन के आए तो बेंजामिन नेतन्याहू से हिसाब लेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि देखिए, अमेरिका हर हाल में इजराइल अमेरिका का छोटा भाई है, सपोर्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो आप फुल ऑन सपोर्ट रहेगा बेंजामिन नेतन्याहू को। लेकिन कमला हैरिस ने बोला है कि हम एक एक हिसाब लेंगे बेंजामिन नेतन्याहू से, हम ऐसे नहीं करेंगे, समझ रहे हो। और आपको बता दूं कि ये ज्यादा वोकल है, जो गाजा में वॉर चल रहा है, जो बाइडेन से ज्यादा ये वोकल है, और बता रहे कि अब हमको उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे एक ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि क्या होगा। तो बहुत कुछ यहां पे बोला है कि सीरियस कंसर्न है, जो गाजा में लोग जो है वो परेशान है, जो गाजा में, यानी कि एक तरीके से कमला हैरिस अगर आ गई, डेमोक्रेट्स अगर आ गए, तो हालांकि अभी भी डेमोक्रेट्स है, बट कमला हैरिस ज्यादा सख्त है। सातवां, अब देखो सबसे बड़ी बात, ईरान और हमास का एस्केलेशन होगा तो पूरा रीजन जो है परेशान होगा। कैसे? टर्की ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम रेड कर देंगे, और टर्की आपको पता है, इजराइल कह रहा है कि नेटो से हटाओ इसे। अगर टर्की पे हम हमला करेंगे तो इसका मतलब क्या है, मतलब अमेरिका सब आ जाएंगे टर्की के बचाव में, तो आप हटाइए इसे। अब आप ये समझिए कि टर्की ने कहा ऑलरेडी, यहां पे चेतावनी दे दी है इजराइल को कि हम बेटा तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। जहां पिछली बार जब 13 अप्रैल को अटैक हुआ था तो हर कोई नहीं बोल रहा था, इनफैक्ट ईरान भी थोड़ा बहुत हमला करके शांत हो गया था, हेलो हेलो, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन यहां पे अभी क्या हो रहा है कि अब सब एक सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होगा। एक मिनट रुकिए जरा, हेलो, हाँ अब ठीक है। तो यहां पे हर कोई सुर में सुर मिला रहा है कि नहीं भैया मारो, सब के सब, भले सऊदी है, जॉर्डन है, ये सब शायद शामिल ना हो हमले में, लेकिन ये कुछ कहेंगे नहीं। तो वही मैंने बताया, इट्स इजराइल वर्सेस ऑल, ये आप कह सकते हो। हालांकि इजराइल मैंने बताया बहुत ताकतवर है, उसकी टेक्नोलॉजी, मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसी जगह पे जब उसने बॉम्ब रख दिया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, तो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि क्या होने वाला है अब। तो ये चीज़ है। तो अब वही है कि हालात जो है अभी बहुत ख़राब हो गए हैं। उसके बाद टर्की ने भी बोला, टर्की ने अपना जो झंडा है वो नीचे कर लिया।
टर्की पूरे सपोर्ट में है यहाँ पे हमास और इसके। और आखिरी, भारत पे क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, देखिए भारत अभी भी जो डेवलपमेंट है, अगर हमला होगा आपको पता है कि ऑयल ऊपर जाएगा और ज़्यादा। अब आप अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ही को ही उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। ईरान अगर इन्वॉल्व होता है, सऊदी अगर इन्वॉल्व होता है, कतर, तो एक तरीके से, और ऊपर से लाखों भारतीय जो हैं, 90 लाख भारतीय जो है वो बाहर काम करते हैं, इस रीजन में काम करते हैं। आपको पता है कि इजराइल से भारत ने ये डील साइन की है कि हम आपको वर्कर्स देंगे, और कितने वर्कर्स तो जा भी चुके हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और यही है कि इस समय इजराइल में जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। भारत ने भी अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और एडवाइजरी जारी की है भारतीयों के लिए, बेटा ध्यान से रहिए, वहां पे समझ रहे हो, और जो सेफ्टी शेल्टर है उसके एकदम क्लोज रहिए। ये टेलीफोन नंबर दिए गए हैं इंडियन नेशनल्स के लिए। तो इसीलिए भाई हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और भैया हर कोई यही चाहेगा, आपको लग रहा होगा युद्ध मजा आएगी, युद्ध होगा, नहीं होगा, मजा आएगी हम ही लोगों के ऊपर, ये इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।